सो हेलो एवरीबॉडी। दरअसल ये वीडियो एक काफ़ी रॉ वीडियो होने वाली है। मैंने इस केस के लिए ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, मेरे पास दरअसल थोड़ा सा ही टाइम था, तो मैंने सोचा कि इस केस के बारे में भी आप सबके साथ शेयर करना चाहिए बिकॉज़ ये केस मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था। मुझे ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं याद अब इस केस के बारे में, बट या आई विल श्योरली पुट द पिक्चर्स ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड। ये केस कुछ इस तरीके से है कि ये कहानी है साउथ इंडिया के एक स्टेट की। स्टेट कौन सा था आई विल मेंशन ऑन द स्क्रीन, बट फ़िलहाल मुझे याद नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये साउथ इंडिया के एक स्टेट की कहानी है। तो ये एक छोटी सी फैमिली थी, एक हस्बैंड, उनकी वाइफ और उनकी एक बेटी। बेटी उनकी छोटी सी थी और ये मतलब काफ़ी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे। उनकी अच्छी खासी फाइनेंशियल कंडीशन थी एंड दे वर लिविंग इन एन अपार्टमेंट। सो होता क्या है कि एक दिन अचानक से ये पति पत्नी अपने फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। इनके रिश्तेदार इनको कई बार कॉल करते हैं, लेकिन ना तो ये हस्बैंड फ़ोन उठाता है और ना ही उसकी वाइफ। और ऐसे करते करते कई सारे दिन बीत जाते हैं। नॉट जस्ट रिलेटिव्स बट उनके कलीग्स, उनके दोस्त वगैरह भी जब उन्हें फ़ोन करते थे तो ना तो वो कॉल उठाते थे और ना ही किसी टेक्स्ट का जवाब दे रहे थे। जिसके बाद उनके जो घर वाले थे उनको उनकी चिंता होने लगी कि आखिर मसला क्या है। जिसके बाद ये जो हस्बैंड था, इसका जो भाई है, ये जहाँ भी रहता था ये वहाँ से आता है और अपने इस भाई के अपार्टमेंट में आकर चेक करने की कोशिश करता है। और जब वो वहाँ आता है तो वो देखता है कि अपार्टमेंट के बाहर से ताला लगा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि ये फैमिली वहाँ पर नहीं थी। जिसके बाद वो आस पड़ोस में लोगों से पूछताछ करता है तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि हाँ, हमने भी इन फैमिली वालों को काफ़ी दिनों से नहीं देखा है। बट वो जो भाई जो पता करने के लिए आया था वो कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज अगर उसके भाई को कहीं जाना होता, वो भी इतने दिनों के लिए, तो उन्हें बता कर जाता। और सरप्राइजिंगली जब वो उस बिल्डिंग को चेक करता है तो वो पाता है कि उसके भाई की गाड़ी तो वहीं पर खड़ी हुई थी, तो बिना गाड़ी के आखिर वो कहाँ जा सकते थे। और प्लस उसने ये भी चीज़ रियलाइज़ की कि जब वो अपने भाई के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था तो उसने एक अजीब सी स्मेल नोटिस की थी। अब ये जो सारी चीज़ें थी कि उनका फ़ोन ना उठाना, गाड़ी का यहीं पर होना और एक अजीब सी स्मेल का होना, ये सारी बातें उसके मन में एक डर पैदा कर रही थी। जिसके बाद वो अपने उस भाई के जितने भी पड़ोसी थे उन सभी को इकट्ठा करता है और उनके साथ अपना ये डर शेयर करता है और वो कहता है कि हमें अंदर जाकर एक बार चेक करना चाहिए। जिसके बाद वो पड़ोसी भी इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो उस ताले को तोड़ा जाता है और फिर वो सभी लोग उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और जैसे ही वो लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उस घर के अंदर से जो नज़ारा उन्हें देखने को मिलता है उसे उस घर में मौजूद एक सिंगल शख्स तक भी कभी भुला नहीं पाएगा। घर में जो 3 लोग रहते थे, हस्बैंड, वाइफ और उनकी बच्ची, उन तीनों की मौत हो चुकी थी और उन तीनों की लाशें वहाँ पड़ी थी। जो हस्बैंड था उसको गले में फंदा डालकर उसे लटकाया हुआ था एज इफ़ कि उसने खुद अपनी जान ली हो, बट ऐसा नहीं था और ये चीज़ें बाद में रिवील होंगी। जो वाइफ थी शी वॉज ऑल्सो डेड। उसे कैसे मारा गया था आई डोंट रिमेंबर। एंड जो बच्ची थी उनकी, उसे ड्राउन करके यानी कि डुबो कर मारा गया था। तो जब ये सब चीज़ें वो लोग देखते हैं उस घर में तो उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं और वो लोग बिना देरी किए तुरंत पुलिस को कॉल लगाते हैं और इस बात की जानकारी देते हैं। अब जब पुलिस आती है तो उनके लिए भी ये जो सीन था पूरा इस घर का काफ़ी शॉकिंग था। घर में 3-3 लाशें, वो भी इतने दिनों से बंद पड़ी थी। पुलिस सभी लाशों को उठाती है, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए ले जाती है और अब शुरू होती है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कि आखिर ये 3 कत्ल किए किसने थे। तो जिस आदमी का कत्ल हुआ था, जो उसका भाई आया था, वो पुलिस को बताता है कि उसके भाई की या फिर उसकी फैमिली की सच किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी और उसके दिमाग में भी ऐसा कोई नाम नहीं आ रहा जो कि ऐसा काम कर सकता है। और यहाँ से ये केस थोड़ा सा कठिन होता जा रहा था क्योंकि पुलिस के पास कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं था जिस पर वो शक कर सकते थे। बट स्टिल पुलिस उस फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करवाती है इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई क्लू मिल जाए। एंड उन्हें एक क्लू मिलता भी है। तो ये जो हस्बैंड वाइफ थे उनमें से हस्बैंड के फ़ोन में उन्हें एज सच कोई क्लू नहीं मिलता, बट जो वाइफ थी उसके फ़ोन में से पुलिस को एक नंबर मिलता है जिस नंबर पर काफ़ी देर तक बातें हुआ करती थी इन दोनों के बीच। और जब पुलिस पता करवाती है कि ये नंबर किसका था तो ये जो नंबर होता है, ये नंबर था दरअसल उसी अपार्टमेंट के मालिक का जहाँ पर ये फैमिली रहा करती थी। मतलब ये जो हस्बैंड वाइफ जिस अपार्टमेंट में रहते थे ये उनका अपार्टमेंट नहीं था, वो लोग वहाँ पर किराए पर रहते थे और इस अपार्टमेंट का जो असली मकान मालिक था वो नंबर उसका था। और ये चीज़ पुलिस को काफ़ी अजीब भी लगी कि आखिर मकान मालिक से ऐसी क्या ही बातें करती होगी वो वाइफ। जिसके बाद वो लोग उस मकान मालिक के पास जाते हैं और उससे इस सवाल का जवाब पूछते हैं क्योंकि इसका जवाब देने के लिए वाइफ तो इस दुनिया में थी नहीं। और जब पुलिस उसके पास जाती है तो उसके हाव भाव देखकर ही पुलिस को उस पर डाउट हो जाता है। जिसके बाद पुलिस उसे क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन बुला लेती है और फिर पुलिस के सवालों के सामने वो आदमी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता
और तब वो पुलिस के सामने पूरा सच उगल देता है। तो बात दरअसल ये थी कि इस मकान मालिक का उस आदमी की वाइफ से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने ज़्यादा पागल हो चुके थे। आई वुड नॉट से दोनों, शायद ये मकान मालिक ही, ये दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने ज़्यादा पागल हो चुके थे कि अब ये मकान मालिक उस औरत से शादी करना चाहता था और वो चाहता था कि वो भी उससे शादी कर ले। बट वो कहती है कि मेरी अपनी फैमिली है, मेरा हस्बैंड है, मेरी बेटी है, मैं खुश हूँ उनके साथ, हमारा जैसा चलता है चलने देते हैं, बट तुम शादी वादी के बारे में भूल जाओ। और ये बात उसे अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो मन ही मन उसे बहुत ज़्यादा चाहने लगा था। जिसके बाद वो उस औरत को बिना बताए उसके पति को मार देने का डिसाइड कर लेता है। एंड फॉर दैट रीज़न वो इस काम के लिए कुछ बंदों को हायर करता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 3 लोगों को हायर किया जाता है और उन तीनों को हायर करके तो फिर वो मकान मालिक दिन चुनता है कि आखिर किस दिन उसे ये काम करना है, किस दिन उसे अपनी प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाना है। तो एक पर्टिकुलर दिन डिसाइड होता है और उसे पता था कि हर रोज़ उसकी ये जो प्रेमिका है अपनी बेटी को लेकर उसकी ट्यूशन क्लासेस पर जाती है और लगभग 1-1.5 घंटे के बाद ही वापस आती है। सो ये एक सही मौका था उसके लिए अपने इस काम को अंजाम देने का। जिसके बाद वो तय किए हुए समय पर अपने उन 3 सुपारी किलर्स को अपने उस किराएदार के यहाँ भेज देता है, ये कहकर कि मुझे अपने घर की थोड़ी मुरम्मत वगैरह करवानी है और ये तीनों मेरे ही द्वारा भेजे गए वर्कर्स हैं। वो आदमी दरवाज़ा खोल देता है और ये तीनों लोग जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उस आदमी को बुरी तरीके से टॉर्चर करने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। अब वैसे तो इन लोगों को ये कत्ल करने के बाद घर से निकल जाना चाहिए था, बट वो लोग उस घर से जो भी उन्हें कैश वगैरह मिलता है उसके लालच में वहाँ पर रुक जाते हैं और उस घर की पूरी तरीके से तलाशी वगैरह लेने लग जाते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें जो भी मिलेगा वो सब लेकर चले जाएंगे। एंड होता ये है कि इसी बीच उस किराएदार की वाइफ और उसकी बेटी वापस लौट आती हैं और अपने घर में 3 अनजान आदमियों को देख और साथ ही अपने पति की लाश को देखकर वो औरत सन्न रह जाती है। अब क्योंकि इस औरत को इस मर्डर के बारे में, इसकी प्लानिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही इन तीनों आदमियों को पता था कि इस आदमी का कत्ल क्यों करवाया गया है, तो उन्हें लगा कि कहीं ये औरत उन्हें पकड़वा ना दे, शोर ना मचा दे। इस डर से वो उस औरत को भी वहीं मार देते हैं और उसकी बेटी को भी पानी में डुबोकर मार देते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। एक कत्ल करने के लिए आए सुपारी किलर्स 3 कत्ल करके वहाँ से लौट जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद इस तरह से इस कत्ल का खुलासा होता है, इन 3 कत्लों का खुलासा होता है।